ओशो न जन्मा न मरा, सिर्फ इस प्लेनेट जिसको हम धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, उस पर विजिट करा 1931 से 1990 तक। जन्म से इनका नाम चंद्रमोहन जैन, फिर ओशो, फिर रजनीश, फिर आचार्य रजनीश और फिर भगवान। ओशो अपने इस समय और जीवन काल के दौरान बहुत सी किताबें लिख के गए हैं, बहुत से प्रवचन दिए हैं, जिसमें उन्होंने लॉजिकली बताया है कि जीवन क्या है, इसका सिद्धांत क्या होना चाहिए। थोड़ा सा हम इस पर इनकी बायोग्राफी पे नज़र मारते हैं आज। 1953 टू 1956 जब इनका एजुकेशन का समय था, तो दिसंबर 11, 1931 ये इनका जन्मदिन है। कुछवाड़ा एक छोटा सा गांव मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया, जहां ये पैदा हुए। ये जैन घर में पैदा हुए, चंद्रमोहन जैन, जैसे मैंने अभी बताया, उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। ही इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 11 चिल्ड्रन ऑफ ए जैना क्लॉथ मर्चेंट। इनके पिताजी जो कपड़े के व्यापारी थे, ये उनके 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। इनकी जीवनी या इनकी जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज, वो बताती हैं कि ये रेबिलियस चाइल्ड रहे हैं, एक क्रिटिक बच्चा जिसे बोलते हैं, हर चीज़ पे क्वेश्चन करना, हर चीज़ पे उंगली उठाना कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है। फिलॉसफिकली इनके बिलीफ बचपन से ही बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और जब ये जवान हुए, टीनेजर हुए, खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करे इन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक्स पे, और मेडिटेशन टेक्निक्स को डेवलप किया। 21 मार्च 1953 1953 he becomes enlightened as the age of 21. फिलॉसफी में मेजरिंग कर रहे थे ये D.N. जैन कॉलेज जबलपुर से। जैसे मैंने पहले इस ऑटोबायोग्राफी को शुरू करने से पहले बोला कि 1953 से 1956 तक का पार्ट इनका एजुकेशन वाला रहा है। तो ओशो ने 1956 में MA करा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सागर विद फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन फिलॉसफी। बहुत बड़े फिलॉसफर रहे हैं, और MA भी इन्होंने फिलॉसफी में ही किया था, वो भी ऑनर्स फर्स्ट क्लास। गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। चैम्पियनशिप इन्होंने अपने ग्रेजुएशन क्लासेस के दौरान, पढ़ाई के दौरान जितने भी डिबेट हुए वो जीते, और नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1957 टू 1966 1957 से 1966 यूनिवर्सिटी रहे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड पब्लिक स्पीकर रहे हैं। 1957 में ये प्रोफेसर अपॉइंट हुए संस्कृत कॉलेज ऑफ रायपुर, जहाँ पहले ये पढ़ा भी करते थे, जहाँ इनके पढ़ाई के दिनों के दौरान इनके प्रोफेसर्स ने, लेक्चरर्स ने स्ट्राइक कर दी है। शायद हिस्ट्री में आज तक का इकलौता ऐसा केस रहा होगा जहाँ टीचर्स ने स्ट्राइक करी कि हम इस स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत हैं, लॉजिक्स बहुत हैं, फिलॉसफर है ये, तो हम इसको पढ़ा क्यों नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। तो प्रिंसिपल ने इनको अपने पास बुलाया
और कहा कि ये स्ट्राइक तभी ख़त्म होगी जब तुम ये कॉलेज छोड़ के जाओगे। तो इन्होंने अपने प्रिंसिपल से एक वादा लिया, एक प्रॉमिस लिया, या कह सकते हो कंडीशन एक अपनी रख दी कि आप मुझे फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन दिलवाओगे तभी मैं ये छोड़ूँ, और उनको करना पड़ा। Then 1958 he appointed as professor of philosophy at the University of Jabalpur, जहाँ 1966 तक 1966 तक इन्होंने पढ़ाया। A powerful and passionate debater, क्योंकि डिबेट में इनका कोई सानी नहीं, कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता था उस समय दौरान। आज भी इनके जाने के बाद भी इनकी फ़िलॉसफी इतनी पावरफुल है, इनके लॉजिक्स इतने पावरफुल हैं, कोई इनको निरुत्तर नहीं कर सकता। ये निरुत्तर कर देते हैं सामने वाले को अब भी, जबकि ये इस प्लेनेट पे नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़, इनकी राइटिंग, इनकी किताबें हैं। He also travels widely in India, सारा हिंदुस्तान घूमे ये 1966 के बाद। बहुत सारे लोगों के बीच में विचरे, वहाँ पे अपने विचार दिए, और जितने भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स मतलब जो स्पीकर्स होते हैं उनको चैलेंज करा इन्होंने कि आओ पब्लिक डिबेट करते हैं। 1966 आफ्टर 9 years ऑफ टीचिंग इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। ही लीव्स द यूनिवर्सिटी टू डिवोट हिमसेल्फ एंटायरली टू द रेजिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी इन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया इस मानवता को रेज करने में, उसकी कॉन्शियसनेस को जगाने में। जो आजकल हम बहुत सुनते हैं कि निर्वाण हम कर देंगे, आपका कुंडलिनी योग हम खोल देंगे, तो ये तो सिर्फ मात्र देखने भर से कर देते हैं। ऑन अ रेगुलर बेसिस ही ब्रिंग्स टू एड्रेस गैदरिंग 20 to 50,000 इन ओपन एयर मैदान्स ऑफ इंडिया इन मेजर सिटीज़। 20,000 से 50,000 लोग तब इनको सुनने आना शुरू कर दिए थे। बड़े बड़े शहरों में इनके समागम होने शुरू हो गए। इन्होंने 10-10 दिनों के मेडिटेशन कैंप्स लगाने शुरू कर दिए, साल में 4 बार। 14 अप्रैल 1970 14 अप्रैल 1970 ये वो दिन है जब ओशो ने अपना रेवोल्यूशनरी मेडिटेशन टेक्निक्स लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने। डायनामिक मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेशन विच बीइंग्स विद अ पीरियड ऑफ अनइनहिबिटेड मूवमेंट एंड कैथारसिस फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस। एक ऐसी टेक्निक जिसके कोई जवाब ही नहीं, हर एक शख्स लाजवाब। और तब से लेके आज तक ये मेडिटेशन टेक्निक्स साइकोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स और टीचर्स, प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, टू हील द वर्ल्ड, मानवता की सेवा के लिए। फिर ओशो मुंबई प्रस्थान कर गए। मुंबई, ये अपनी बहुत सारी स्पीचेस में बताते होते थे कि मुंबई मुझे बहुत प्रिय है। जुहू बीच इनको बहुत पसंद थी। Late 1960s his Hindi talks become available in English translations, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो थे वो फॉरेनर्स ज़्यादा थे, तो इनकी हिंदी की जितनी भी बुक्स थी, प्रवचन थे, वो ट्रांसलेट इंग्लिश में होके करके लोगों ने अवेलेबल कर दिए मार्केट में। जुलाई 1970 ये मुंबई मूव कर गए, जहाँ ये 1974 तक रहे।
1970 तक ये ओशो है। एट दिस टाइम कॉल्ड भगवान श्री रजनीश begin to initiate seekers into new न्यास और discipleships। डिसिप्लिनशिप मतलब इन्होंने अपने अनुयायी बनाने शुरू कर दिए और नाम हो गया भगवान श्री रजनीश। A path of commitment to self-exploration and meditation which does not involve renouncing the world or anything else. Osho understandings of sannyas is a radical departure from the traditional Eastern viewpoint. For him, it is not the material world that needs to be renounced, but our past and the conditionings and belief system that each generation imposes on the next। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांसफर हुए। इन राजस्थान Mount Abu, he continues to conduct meditation camps at Mount Abu, Rajasthan, but stop accepting invitations to speak throughout the country। इन्होंने अब जो इनको देश के बाकी हिस्सों से इन्विटेशंस आते थे कि हमारे यहाँ आके प्रवचन दो, ये इन्होंने लेने बंद कर दिए। कहते मैं अपनी मर्जी से प्रवचन दूंगा जहाँ मेरा दिल करेगा। ये अपनी एनर्जी अपने आसपास बैठे सन्यासियों में प्रवाह करने लगे, अपने अनुयायियों में प्रवाह करने लगे। और इस समय इनके पहले वेस्टर्न जो विदेशी अनुयायी आने शुरू हुए, जो इनका प्रोग्राम था न्यू सन्यास में वो सन्यासी बनने शुरू हुए। उनमें लीडिंग फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम द ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट इन यूरोप एंड अमेरिका, मतलब वहाँ तक इनकी पहुँच होनी शुरू हो गई। Seeking the next step to their own inner growth. With Osho, they experience new original meditation techniques for contemporary men, synthesizing the wisdom of the East with the science of West। 1974 से 1981 तक ये अपने पुणे आश्रम, जो आश्रम पुणे में है, वहाँ प्रवास करना शुरू किया। During these 7 years, he gives a 90 minutes discourse nearly every morning। 7 सालों में ये रोज सुबह 90 मिनट का प्रवचन देते थे, ऑलमोस्ट रोज। और 1 महीना हिंदी में, 1 महीना इंग्लिश में, अल्टरनेटिव में। इनके डिस्कोर्सेस ऑफर्स जो थे वो मेजरली स्पिरिचुअल होते थे, इंक्लूडिंग योगा, जो जैन, टोइज्म, तंत्रा एंड सूफीज़म, इसके ऊपर ये अपने प्रवचन ज़्यादा देते थे। इनकी एग्जाम्पल्स और लॉजिक्स ज़्यादा देते थे। He also speaks on Gautam Buddha, Jesus, Lao Tzu and other mystics। These discourses have been collected into over 600 volumes and translated into 50 languages। यानी ओशो ज़्यादातर योगा, ज़ेन,
ताओइज्म, तंत्रा, सूफिज्म, गौतम बुद्धा, जीसस, लाओ ताजो, इन लोगों के बारे में ज़्यादा प्रवचन देते थे। और ये प्रवचन 600 प्रवचन ऐसे हैं जो 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, ऑलमोस्ट 50 लैंग्वेजेस, और हो सकता है 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किए गए, और पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है। In the evening during these years, he answers questions on personal matters such as love, jealousy, meditation. These darshans are compiled in 64 darshan diaries, of which 40 are published. इन वर्षों के दौरान ये अपने अनुयायियों को अपने प्रवचन से बताते थे, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते थे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन होते थे प्यार के ऊपर, जेलसी के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, और ये लाइव उनके सामने रूबरू बैठ के उनसे बातें करते थे, जिसमें अराउंड 64 डायरीज लिखी गई, जिसमें से 40 तो पब्लिश भी हुई हैं। The commune that arose around Osho at this time offers a wide variety of therapy groups which combine Eastern meditation techniques with Western physiotherapy. Therapists from all over the world are attracted, and by 1980 the international community gained a reputation as the world's finest growth and therapy center. 100,000 people pass through its gates each year. जहाँ से इस सेंटर से, जहाँ हर साल 1000 people, मतलब 1000 लोग पास होते थे, इस कम्युनिटी का, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ 1980 में। 1981 में ही डेवलप्ड degenerative back conditions. In March 1981, after giving daily discourses for nearly 15 years, Osho, being a 3-year period of self-imposed public silence, 3 साल तो ये मौन में रहे हैं, in view of the possible need of emergency surgery and on the recommendation of his personal doctors, he travels to US. इनके जो डॉक्टर्स थे, या जब इनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तब ये US ट्रैवल करा इन्होंने। The same year his American disciples purchased a 64,000 acre ranch in Oregon and invite him to visit. जब इनको वहाँ जाना था सर्जरी के लिए, तो जो इनके अमेरिकन अनुयायी थे उन्होंने 64,000 एकड़ जगह खरीदी और इनको वहाँ इनवाइट किया कि आप कृपया यहाँ पधारें। ही इवेंचुअली एग्रीज टू स्टे इन US and allows an application for permanent residence to be filled on his behalf. जो इन्होंने कबूल कर ली और वहाँ पे रहने के लिए इन्होंने हामी भर दी, तो उनके अनुयायियों ने वहाँ PR के लिए इनका एप्लीकेशन भर भी दिया। फिर 1981 से 1985 तक रजनीशपुरम, इस दौरान क्या हुआ? 1981 मॉडल एग्रीकल्चर कम्यून राइजेस फ्रॉम द ruins of the central एरोगोनियन हाई डेजर्ट, अमेरिका में, जहाँ 64,000 एकड़ जगह ली गई थी, तो बहुत सारे किसान वहाँ आ गए। Thousands of overgrazed and economically unviable acres are reclaimed. The city of Rajneeshpuram is incorporated and eventually provides सर्विसेज टू 5,000 रेजिडेंट्स। लोगों ने वहाँ रहना ही शुरू कर दिया। 5,000
अनुयायी अपने परिवारों के साथ वहाँ रहने ही लग गए। एनुअल समर फेस्टिवल आर हेल्ड विच ड्रॉ 15,000 visitors from all over the world. Very quickly, Rajneeshpuram becomes the largest spiritual community ever founded in America. तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने तो वैसे ही डरना था, ज़रूरी हो गया था कि वहाँ पे इतना बड़ा इकट्ठ होने लग गया, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आने शुरू हो गए। इसका नाम पड़ गया रजनीशपुरम। Opposition to the commune and new city keeps pace with its success. जगह के भाव भी बढ़ने लग गए वहाँ पे। Responding to the anti-cult forever which pervades all levels of American society during the Reagan years, local, state, and federal politicians make inflammatory speeches against the Rajneesh. वहाँ के पॉलिटिशियंस इनके खिलाफ हो गए। द इमिग्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस, जिसको INS भी कहते हैं, द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI, द ट्रेजर डिपार्टमेंट एंड द अल्कोहल, टबैको एंड फायरआर्म्स एजेंसी, जिसको ATF बोला जाता है, आर ओनली अ फ्यू ऑफ द एजेंसीज स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर इन टैक्स पेयर्स मनी while harassing the commune with unwarranted and fruitless investigations. ज़माने भर की एजेंसियां इनके पीछे लगा दी गई, इनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारा खर्चा किया एजेंसीज ने इनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए, जो कि कोई भी नहीं था, सबूत मिला ही कोई नहीं, जब था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। सिमिलरली कॉस्ट कैंपेन आर कंडक्टेड इन Oregon. October 1984, Osho ends 3.5 years of self-imposed silence, जिसको बोलते हैं गुमनामी में चले जाना और मौन रहना। अक्टूबर 94 में इन्होंने ये किया। जुलाई 1985, he resumes his public discourses each morning to thousands of seekers gathered in a 2-acre meditation hall. 1985 से इन्होंने दोबारा से 1.5 साल के अपने मौन और अज्ञातवास के बाद 1985 में इन्होंने दोबारा से सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने प्रवचन देने शुरू किए, छोटे से 1.5 एकड़ के या 2 एकड़ के मेडिटेशन हॉल में। सितंबर से अक्टूबर 1985 द ओरेगन कम्यून इज डिस्ट्रॉयड। सितंबर 14, Osho's personal secretary Ma Anandashila and several members of commune management suddenly leave, and a whole pattern of illegal acts they have committed, including poisoning, arson, wiretapping and attempted murder. इन पे इतना कुछ किया गया और एक्सपोज्ड, और वो खुल के सामने आ गया कि ओशो के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें की गई। ओशो को जेल में कहा जाता है स्लो पॉइजन भी दिया गया, खराब होने लग गए। वैसे ये सितंबर में मां आनंदशीला और उनके कई साथियों पे, यानी इनके कई अनुयायियों पे ये शक दिया गया कि उन्होंने ये काम किया। October 23, a US federal grand jury in Portland secretly indicts Osho and 7 others on relatively minor charges of immigration fraud. यानी कुछ सबूत नहीं थे तो उनको इमिग्रेशन फ्रॉड का एक चार्ज लगा के जेल में डाल दिया गया। October 28, without warrants, federal and local officials arrest at gunpoint Osho and others in Charlotte, North Carolina, जहाँ से इनको गन पॉइंट पे उठाया गया था। इनके साथ इनके अनुयायी भी थे। While the others are released
he is held without bail of 12 days. बाकियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन इनको 12 दिनों तक जेल में रखा गया. 5-hour रिटर्न प्लेन ट्रिप टू ओरेगन टेक्स 4 days. मतलब 4 घंटे की जर्नी जो यात्रा हवाई जहाज से होती थी उसको 4 दिन में पूरा किया गया. En route, Osho is held incommunicado and forced to register murder the pseudonym David Washington in the Oklahoma County jail, जहाँ पे इनको जहर दिया गया. Subsequent events indicate that it is probable that he was poisoned with the heavy metal thallium while in that jail, and the El Reno Federal Penitentiary. November, emotions and publicity swell around Osho's immigration case, क्योंकि ये बहुत मशहूर हो चुके थे तो पब्लिक इनके साथ जुड़ने लग गई और इनके केस का बहुत सारा बवंडर मचने लग गया. Fearing of his life and the well-being of sannyasins in volatile Oregon. Attorney agrees to an Alford plea on 2 out of 35 of the original charges against him. यानी 35 में से सिर्फ 2 केस उन्होंने माने जिसमें इनको रिहा करना या प्ली देना मान लिया गया. According to the rules of the plea, the defendant maintains innocence while saying that the prosecution could ever convicted him. वहाँ का रूल है कि जब तक प्रोसिक्यूशन बोल रहा है और जज सुन रहा है तो जो कन्विक्टेड है उसे साइलेंस रहना है, इनोसेंस बन के रहना. और ओशो उनके अनुयायियों ने ये किया, जो इनको $4 लाख का फाइन भरना भी पड़ा और साथ में अमेरिका छोड़ने का आदेश इनको दिया गया. Among others, U.S. Attorney in Portland Charles Turner publicly concedes that the government was intent on destroying रजनीशपुरम. तो उन्होंने पब्लिकली बोला कि गवर्नमेंट चाहती थी कि रजनीशपुरम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वैनिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट को इनसे ख़तरा फील होना शुरू हो गया था. तो उसके बाद शुरू होता है भगवान ओशो का वर्ल्ड टूर. 1 साल का, 1985 से 1986. वर्ल्ड टूर इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 1 साल के दौरान इतनी सारी कंट्रीज़, 21 कंट्रीज़ में या 17 कंट्रीज़ में घूमे और इनको कहीं भी परमिशन नहीं मिली रहने की, जबकि इनके पास अपना प्लेन था तो इनको लैंड करने की परमिशन तक नहीं मिली कई कंट्रीज़ में. सबसे पहले ये नेपाल आए काठमांडू में, जहाँ ये रोज़ 2 महीने के लिए 2 प्रवचन सुबह और शाम देते थे. और फरवरी में ही नेपाली गवर्नमेंट ने इनका वीज़ा कैंसिल कर दिया और इनके विजिटर्स को बोल दिया कि आप भी नेपाल नहीं आ सकते, और ये वहाँ से निकल गए. उसके बाद ये ग्रीस गए 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा लेके, बट 18वें दिन ही मार्च 5 को ग्रीस की पुलिस इनको गन पॉइंट पे गिरफ्तार कर लेती है और डिपोर्ट करने का हुक्म इनके हाथ में थमा दिया जाता है. क्योंकि मीडिया कहती है चूँकि इनके पुलिस के ऊपर प्रेशर था वहाँ की लोकल चर्च का और गवर्नमेंट का, उनको डर था कि लोग इनके अनुयायी ज़्यादा जल्दी बनते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं और वो चर्च भी छोड़ देंगे, और गवर्नमेंट को डर लगने लग गया था. तो ग्रीस की गवर्नमेंट ने भी इनको 18 दिनों में ही डिपोर्ट कर दिया.
उसके बाद 17 कंट्रीज़ में इन्होंने एंट्री मांगी, यूरोप की 17 कंट्रीज़ में, लेकिन अमेरिका ने कहीं पे भी इनको वीज़ा नहीं लेने दिया। हर कंट्री ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया। कई दफ़ा तो लैंड होते ही इनको वापस देश छोड़ने का आदेश दे दिया जाता था। 19 मार्च को ये उरुग्वे आते हैं। 14 मार्च को गवर्नमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हम आपको उरुग्वे में परमानेंट रेजिडेंस दे रहे हैं। लेकिन चंद रोज़ के बाद ही इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया और उरुग्वे के राष्ट्रपति सेंगुइनेटी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक एड्रेस के दौरान एडमिट करते हैं इनके जाने के काफ़ी देर बाद कि इनको राष्ट्रपति को वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में से कॉल आया था कि आपका $6 बिलियन का कर्जा एकदम से हम भरपाई के लिए शुरू कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट कर्जा हम रोक रहे हैं, अन्यथा आप ओशो को निष्कासित नहीं करते तो ये इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। और जून 18 को उरुग्वे छोड़ दिया गया। इसके बाद 1 महीने के अंदर ही यही चीज़ जमाइका और पुर्तगाल में भी हुई। तो 21 की 21 कंट्रियों से डिपोर्ट होने के बाद जुलाई 29, 1986 को रजनीश मुंबई वापस आते हैं अपने पुणे के आश्रम में, जिसका नया नाम फिर से रखा गया रजनीश धाम। तो जुलाई 1988 से 14 साल के बाद, 14 साल का वनवास झेलने के बाद इन्होंने फिर मेडिटेशन की क्लास और प्रवचन देने शुरू करे शाम के समय, संध्या काल में, जहाँ इन्होंने उस समय अपना नया मेडिटेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा मिस्टिक रोज। कहते हैं जनवरी-फरवरी 1989 में इन्होंने अपने नाम के साथ भगवान शब्द लगाना बंद कर दिया और ओशो नाम ही रखा। ओशो नाम से ही संबोधन शुरू हुआ। इनके अनुयायी भी इनको ओशो कहें, ऐसा इन्होंने कहा। फिर किसी अनुयायी ने पूछा इसका मीनिंग, तो इन्होंने बोला विलियम जेम्स एक राइटर ने ये शब्द दिया है ओशनिक, जिसका मीनिंग है डिजोल्विंग इनटू द ओशन, समुद्र के तल में। और ओशनिक का मतलब है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ये ओशनिक का अर्थ है। तो ओशो का अर्थ इन्होंने जवाब दिया कि जो एक्सपीरियंस ले रहा है उसका क्या, उसका नाम ओशो है। फिर इनको पता चला कि हिस्ट्री में पुरातन काल में ईस्ट में, पूर्व दिशा में ये नाम प्रचलित था। इसका अर्थ था भगवान का आशीर्वाद, जिसको आसमान से फूलों की वर्षा होती है। मार्च और जून 1989 ये थोड़ा सा ठीक हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू किया क्योंकि इनको पॉइजन दिया गया था। तो जुलाई 1989 में इन्होंने मूक प्रवचन, मतलब अपने सिर्फ दर्शन देने शुरू किए और फुल मून पूर्णमासी को सेलिब्रेशन शुरू हुआ। हर पूर्णमासी को सेलिब्रेशन रजनीशपुरम में होता था। अगस्त 1989 इन्होंने रोज दर्शन देने शुरू किए गौतम बुद्धा ऑडिटोरियम में शाम के समय। He inaugurated a special group of white robed सन्यासीज। आप देखते होंगे जो सफ़ेद चोगा पहन के रजनीश आश्रम में घूमते हैं, उनको सन्यासियों का इन्होंने
एक स्पेशल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, ओशो वाइट रोब ब्रदरहुड, ओशो वाइट रोब ब्रदरहुड ये नाम दिया गया। ऑल सन्यासीज एंड नॉन सन्यासीन्स अटेंडिंग द इवनिंग दर्शंस आर आस्क्ड टू वेयर वाइट रॉब्स। जो शाम के समय इनके अनुयायी आते थे उनको सफ़ेद चोगा पहनने का आदेश दिया गया। सितंबर 1989 में ओशो ने रजनीश नाम भी छोड़ दिया और अपना पास्ट इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया और कहा कि मैं अब सिर्फ ओशो हूँ, और ओशो नाम ही रहेगा मेरा, और आश्रम का नाम भी ओशो कम्यून इंटरनेशनल कर दिया गया। जनवरी 1990 दूसरे हफ्ते में, जनवरी सेकेंड वीक 1990 में ये बहुत कमज़ोर होने शुरू हो गए। 18 जनवरी 1990 ये फिज़िकली बहुत कमज़ोर हो गए और गौतम बुद्धा हॉल में खुद आने के काबिल भी नहीं रहे। जनवरी 1990 इनका पल्स रेट गिर गया। जब इनके डॉक्टर्स इनको जांच कर रहे थे, उन्होंने CPR का, कार्डियक रेस्क्यूशन का लोगों को बोला कि इसका अरेंजमेंट करो, प्रिपेयर करो, हम इनको CPR करेंगे। तो ओशो ने बोला उससे पहले कि नहीं, अब मुझे जाने दो, एग्जिस्टेंस डिसाइड्स इट्स टाइमिंग। ये शब्द आखिरी शब्द थे ओशो के मुख से जो निकले कि नहीं, अब मुझे जाने दो, समय आ गया है। He leaves his body at 5 PM। शाम के 5 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली और ये चोगा, शरीर रूपी चोगा छोड़ दिया। 7 बजे इनकी बॉडी को गौतम बुद्धा हॉल में, ऑडिटोरियम में लाया गया फॉर अ सेलिब्रेशन एंड इज देन कैरिड टू बर्निंग घाट फॉर फाइनल क्रीमेशन। एक सेलिब्रेशन के साथ इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद इनकी राख ओशो कम्यून इंटरनेशनल में लाई गई, जहां समाधि है। समाधि इनकी चाओ तेजू ऑडिटोरियम में है, जिसके ऊपर लिखा गया है विद द इंस्क्रिप्शन, ओशो नेवर बॉर्न never died, only visited this planet Earth between 11 दिसंबर 1931 to 19 जनवरी 1990। यानी ना कभी जन्मा ना मरा, सिर्फ इस प्लेनेट जिसको हम धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, वहाँ पे ये विज़िट करने आए थे 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक। तो ये थी ओशो की जर्नी, उनके जीवन की यात्रा। बने रहिएगा, आपका साथ मुझे एनकरेज करता है कि मैं और गहराई से ओशो को पढ़ सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। जय हो।